उम्मीद करता हूं कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद करने लगेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि भारत में हो रहे एग्जाम्स में इतने सारे ब्लंडर्स क्यों हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां ब्लंडर कहां नहीं है। अगर हम आज अपने द्वारा बार बार चुनी जाने वाली एक ही सरकार से ये उम्मीद पालकर बैठे हैं कि नहीं नहीं एग्जाम सिस्टम ठीक हो जाएगा, और एग्जाम सिस्टम अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एसएससी के हम जैसे टटपूजे लोगों लगता है इनकी वजह से एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। भाई साहब आप एक बात बताइए, आप बार बार एक ही सरकार चुनकर भेज रहे हैं और उस सरकार में एग्जाम सिस्टम तो छोड़ दीजिए, देश का विकास रुका हुआ है, उस सिस्टम में हवा जहरीली बनी हुई है, पानी पी के लोग मर जा रहे हैं, वैक्सीन नकली है, सब्जियों में अडल्ट्रेशन है, नकली पनीर अंडे पकड़े जा रहे हैं, आप करें एसएससी ठीक से एग्जाम नहीं करा रही। क्यों? क्योंकि सिस्टम का कोई प्रेशर ही नहीं है। क्या मैं ठीक काम कर रहा हूं? आप सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं, अकेली एसएससी करा रहे हैं। कानपुर जैसे शहर में एक 14 साल की बच्ची के साथ नेता और पुलिस रेप करके उस बेटी को उनके घर के सामने फेंक जाते हैं, लोगों के अंदर खौफ खत्म हो गया है। कुलदीप सेंगर जैसे बंदे को न्यायपालिका बेल देने की सोच भी लेती है, इससे ज्यादा बदतर इस देश के हालात और क्या होंगे। और हम सोच रहे हैं एसएससी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक मैं आपसे पूछ रहा हूं हो क्या रहा है? एक बुढ़ा सा ट्रंप आज ये सोच रहा है कि अमेरिका आगे जाकर के अच्छा फले फूले, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वेनेजुएला पे कब्जा करके उसका कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या है कि उनकी रैली निकल रही है, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो चारों तरफ प्रधानमंत्री जी की फोटो, ऐसे लगता है भगवान साक्षात तो यही जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं। भगवान भी मंदिर से बाहर आके कहते होंगे अरे मैं आ रहा हूं, आपने महाराज कष्ट क्यों किया? क्योंकि बायोलॉजिकल आप है नहीं। पूरे देश के सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, और पता है हम देख नहीं पा रहे। एजुकेशन तिलंडे में जा चुकी है। हेल्थ की ये हालत है कि एमपी में एचआईवी का ब्लड चढ़ा दिया गया। ना हमारे देश की हेल्थ ठीक है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है। एग्जाम सिस्टम उसका तो पूछिए मत, यूपीएससी उठा लीजिए, वो कहती है हम आंसर क्यों नहीं देंगे, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तमाम लोग ऐसे आ रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर के आईएएस बन गए, यूपीएससी कोई एक्शन नहीं ले पा रही। यहां लोग नकली सर्टिफिकेट से आईएएस बन जा रहे हैं जो कि देश चलाएंगे। नेता नकली बन रहे हैं, आईएएस नकली बन रहे हैं, रेलवे टाइम से भर्ती नहीं देगा, रेलवे में बस किराया बढ़ेगा, सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। आज आप दिल्ली की रोडों पर निकल जाइए, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शर्म सी आ जाती है। पता है कल मैं दिल्ली में चल रहा था तो बस के पीछे शीशा टूट गया तो पिलाई लगा दी। ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है। फिर कहते हैं रोड पे जाम बहुत है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होगा तो रोड पे जाम तो रहेगा ही, हर आदमी अपनी बैग लेके निकल लेता है। और हम उम्मीद पाल कर रहे हैं एसएससी ठीक करेगी। मैं अभी भी आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि जो भी लोग, जितने भी जिम्मेदार लोगों को आप जानते हैं, उनको आवाज उठाने के लिए विवश करिए। मेरा देश नीचे जा रहा है, मेरे देश की एजुकेशन नीचे जा रही है, हेल्थ नीचे जा रही है, सरकारी नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार है कि गलत लोग सेलेक्ट होकर देश की सेवा करेंगे तो क्या खाक सेवा करेंगे आप बताइए। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना चलाई गई, उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला है और लोगों को यह पता ही नहीं कि सरकार में घोटाले भी होते हैं। पता कैसे चलेगा? देश का मीडिया तो देश को बांटने पे तुला है, वो तो ना बेरोजगारी पे सवाल करता है। ये सरकार से सवाल किसको करना था? मीडिया को करना था। सरकार की कमियों को उजागर किसको करना था? मीडिया को करना था। तो इस देश के बुरे हालात अकेले सरकार या पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इस देश का मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसने चाट चाट के सरकार के तलवे मोदी जी को क्यों आभास हुआ कि वो भगवान है? क्योंकि लोगों ने ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्या बायोलॉजिकल नहीं लगते? आपके चेहरे का तेज अलग है। जो आदमी 16 लाख रुपए किलो का मशरूम खाएगा, एक से एक महंगी चीजें खाएगा, वक्त वक्त पे मैं बोल नहीं रहा हूं ऐसी चीजों के नाम खाएगा, तो चेहरे पे तेज नहीं रहेगा। आफ्टर मेकअप ये नताशा को सामने से देख लो और इसकी फिल्टर की फोटो इंस्टाग्राम पे देख लो, खूब तेज है इसके भी। प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आते देखे कि आप सामने से नॉर्मल देख पाए? नहीं यार, मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने सिस्टम का। एक चीज यहां ठीक नहीं है, चेयरमैन को खुद नहीं पता कि बोलना क्या है। उसको डर ही नहीं है कि मैंने कुछ बोला तो डीओपीटी मिनिस्टर साहब मुझे रास्ता दिखा देंगे कि बेटा घर जाइए, आपसे आपके बस की बात नहीं है चेयरमैन ही। वो बंदा कभी कहता है कि एआई पेपर बना रहा है, फिर आगे आके इंटरव्यू में कहता है कि नहीं एआई का कोई रोल नहीं है हमारे पेपर में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेले मेरे करने से सिस्टम सुधर जाएगा, मैंने 2 पीआईएल लगा दी, 4 केस कर दिए और सिस्टम सुधर जाएगा, सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि सिस्टम और एसएससी जैसे आयोग की मंशा ठीक करने की नहीं होगी। आप बताइए, लास्ट ईयर हमने इनको बताया कि आप ओवरेज लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बताया, प्रॉपर बताया, ये नहीं माने। हम कैट गए, कोर्ट गए, लाखों रुपए खर्च किए और लास्ट में इन्होंने रिजल्ट रिवाइज कर दिया और 1134 नए लोगों को मौका मिला एग्जाम देने का, जिसमें से कुछ एक की नौकरी भी लगी। आपको पता है सेम गलती इस बार की है। इससे मैं क्या मानूं कि इनकी हर गलती को सुधारने के लिए 20-30 लाख रुपए हर दिन कोर्ट में खर्च होंगे, हर साल कोर्ट में खर्च होंगे। बोनस क्वेश्चन पे 2023, 2024 सारे केसेस कोर्ट में अटके हैं, उसके बावजूद अब प्री में भी बोनस का खेल चल रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको एक एक चीज। तो ये कैसे ठीक होगा आप बताइए? सरकारों को डर नहीं है जाने का, बिना डर के आपको लगता है कि कोई प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं, उनको तो पता है कि हम हमेशा आएंगे। आपकी उम्मीद क्या रहती है? गलत हो गया, मास्टर बोल नहीं रहा, 30-40 लोग वीडियो बना देंगे, हर टीचर के मुंह पे एक काली टेप लगा देंगे कि अब ये बोल नहीं रहे। मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास कोई पावर दे रखी है आपने। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बोल नहीं रहा, डीओपीटी मिनिस्टर एग्जाम में हो रही धांधलियों पे नहीं बोल रहा। अभी यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ, लीक हो गया, पता नहीं चल रही बाबा की बुलडोजर कहां है, लगा चार्ज रखने हैं, बता दो, आप बताइए मुझे।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां पे बात चल रही थी, रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिवाइज कर दिया रिजल्ट। आपको पता है रिवाइज रिजल्ट के बाद क्या हुआ, यूआर कैटेगरी, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे थे उनको यूआर में डाल दिया, यानी रातों रात कैटेगरी चेंज हो गई बच्चे की, रातों रात कैटेगरी चेंज। अब वो बच्चे कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने क्या किया, जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनकी ज्वाइनिंग को सब्जेक्ट टू द आउटकम दे दिया। आज किसी लड़के के दांत देखने वाली लड़की का पिता भी आकर के पता क्या देख रहा है, आपके लड़के का रिजल्ट तो हुआ है, देखा ना रिजल्ट के नीचे सब्जेक्ट टू आउटकम तो नहीं लिखा, अगर ये लिखा है तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे, इसके हाथ पीले आपके साथ नहीं करेंगे। हर नौकरी का यह हाल है। अगर चेयरमैन आप ये देख रहे हैं, वैसे मैंने आपको वीडियो का लिंक शेयर किया है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर संवेदना खत्म हो चुकी है, आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप एसएससी जैसे आयोग को चला सकें, या फिर आपके लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो बार बार क्यों दोहराई जा रही हैं, गलती एक बार हो सकती है, बार बार गलतियां क्यों हो रही हैं, एक एक करके हर मुद्दे पे बात करेंगे। ये इंट्रो था, टीजर था, असली फिल्म अब शुरू होगी। एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और सीजीएल की बात से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो बहुत लंबी हैं। एसएससी फेज का एग्जाम में इतना बवाल हुआ, पूरे देश ने देखा। आज अभी तक जब ये लाइव हो रहा है उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद स्टेनो का एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, सीजीएल का हुआ, उसका रिजल्ट दे दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग देते हैं सिर्फ सीजीएल का रिजल्ट, और वो भी रिजल्ट देने के बाद तमाम तरीके की समस्या है जो इस रिजल्ट के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी गुस्सा क्यों इतनी ज्यादा है, 101 बुखार में भी मुझे इतनी गुस्सा आ क्यों रही है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो सीजीएल का प्री पेपर हुआ, तमाम तरीके की समस्याएं थी, 7% लोगों के सेंटर 500-600 किलोमीटर से भी दूर दिए गए, और बहुत सारे सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए जो नहीं होने चाहिए थे। आप सोचिए, आप एक एग्जाम लेते हैं, पहले तो ये चेयरमैन वाली बात थी कि एआई विल मेक क्वेश्चन पेपर, एसएससी चेयरमैन अनाउंस मेकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यूजिंग एआई, उसके बाद लास्ट में क्या कह दिया, एसएससी डिप्लॉय एआई ड्राइवन एग्जाम सिस्टम टू एलिमिनेट पेपर लीक्स। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चेयरमैन से इतनी कोई हमें उम्मीद भी नहीं रहती है। सिलेक्शन फेज में आपने सारे इशू देखे थे, सेंटर्स 2200 किलोमीटर तक आ गए थे, सिटी इंटीमेशन बिना किसी इंटीमेशन के चेंज हो रहे थे, इतनी इंटीमेसी पता नहीं कैसे आ जाती है, एडमिट कार्ड के सेंटर चेंज हो रहे थे, इसका भी कोई इंटीमेशन नहीं दिया जा रहा था, रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, लो ग्रेडेड एग्जाम सेंटर थे, बहुत खराब हालात स्टूडेंट्स के साथ ये हैंडल कर रहे थे, माउस हैंग था, सर्वर इशू था, री एग्जाम ऑफ गुड स्कोरर्स भी हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, 56,000 लोगों का इन्होंने पेपर कराया था, 59,000 लोगों का, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अब सीजीएल की बात करता हूं कि सीजीएल में या सारे एग्जाम्स की अगर बात करता हूं तो ये सीजीएल के हैं, इतने सारे सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हुए, ठीक है, इतने पे कैंसिल हुए, इनका एग्जाम होना चाहिए, बट एसएससी के पास पता नहीं कौन सा कंप्यूटर ये इस्तेमाल करते हैं कि जब इन्होंने री एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी किए तो तमाम ऐसे बच्चों का इशू आया कि मेरा पेपर बिल्कुल ठीक हुआ था, एक का आता, दो का आता, 100 का आता, चलता, लेकिन हजारों बच्चों का आया कि मेरा पेपर एकदम ठीक हुआ था, उसके बावजूद मैं री एग्जाम क्यों दूं। देखिए, एग्जाम जो होता है वो कुछ घंटों का खेल होता है, किसी का दिमाग बहुत अच्छा था उस टाइम, उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, ऐसा नहीं होता कि जो बाहर होते हैं उनको कुछ आता नहीं है, वो भी तैयारी के साथ जाते हैं, बट उस 1 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन इन लोगों ने उनका भी एग्जाम दोबारा कराया गलत तरीके से, जबकि उनको जरूरत नहीं थी। ये मैं 14 अक्टूबर को बता रहा हूं, जो एक शिफ्ट 12 से 1 में सारे बच्चे जिनका दोबारा एग्जाम हुआ है वो कराया। आपको पता है बच्चे इसी बात पे कोर्ट चले गए कि मेरा एग्जाम जब सही हुआ था, आप मुझे रीजन बताओ, आप मुझे दोबारा एग्जाम क्यों करा रहे हो। आप कहोगे इससे क्या दिक्कत है, बच्चा दे देगा दोबारा री एग्जाम। आपको पता है जब आप सेंटर 500 किलोमीटर दूर डालते हो ना, और एक बच्चे का आने जाने का किराया 1000-1500 होता है, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने तक नहीं जा पाते। आपको क्या लगता है चेयरमैन जिन्होंने पूरी जिंदगी आईएएस की नौकरी की और आज इतने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। हम जो जिन बच्चों को बिल्कुल करीब से देखते हैं, जिनकी मदद करते हैं, जिनके पास रुकने के लिए पैसे नहीं होते, वो कभी रेलवे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे अपनी रात बिताते हैं। क्या इतना आगे निकल गया भारत? 2047 अभी आ गई है क्या कि एक बार एग्जाम देके आए दोबारा एग्जाम? कितने बच्चे तो फॉर्म फीस ना होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। तुम कहां से समझोगे रमेश बाबू इस बात को, क्या नाम है इनका, गोपाल बाबू, तुम कहां से समझोगे इस बात को जो तुमने री एग्जाम डाल दिया। चेयरमैन साहब का तो इस्तीफा होके रहेगा, पूरे ट्विटर पे एक ही ट्रेंड होना चाहिए, चेयरमैन इस्तीफा दो, तुम्हारी भैंस की आंख यार, तुमने नौटंकी फैला के रख रखी है, ना हमें पढ़ाने दे रहे हो ना बच्चों को पढ़ने दे रहे हो। मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर? कोई मीडिया नहीं बोलता, इन छोटी छोटी बातों पर बोले कौन, और बातें बहुत बड़ी है, बाहर से छोटी छोटी लग रही है। ये हो क्या रहा है यार? अब इसके बाद सुनना, एक एक करके सारी बात करेंगे। ये भाई साहब इनका क्या इशू था, हाँ एक एक करके बात करेंगे। अब रिजल्ट आता है सीजीएल का, मैंने आपको बता दिया कि सिटी प्रेफरेंस, एक तो रिजल्ट एडमिट कार्ड से नहीं आया टाइम से, री एग्जाम भी हुआ तो उसमें एडमिट कार्ड टाइम से नहीं आता यार, 1-2 दिन पहले बताते हैं तुम्हारा एग्जाम है। ये कौन ऐसे कर लेगा यार? 1-2 दिन पहले अगर शादी का कार्ड आए तो लोग सगी साली की शादी में नहीं जाते पढ़ने, मैं बता दूं आपको, समझ रहे हो बात को? अगर 1-2 दिन पहले कार्ड आए, ये 1-2 दिन पहले एडमिट कार्ड, इसका मतलब क्या है? तुम चाहते ही नहीं हो, तुम्हारी मनसा नहीं है कि बच्चा मन से एग्जाम दे। मालूम है एग्जाम का क्या प्रेशर होता है? इन्होंने पता एहसान समझ रखा है, क्योंकि देश तो इनके बाप का है, एसएससी चेयरमैन की है, इनकी मर्जी है। अभी दिल्ली पुलिस वाले इतने बच्चे परेशान थे कि पेपर लीक हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा, पेपर लीक हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कमाल हो गया भाई, हमने इतनी कमाल की अनपढ़ सरकार चुनी है जिसने हमें सिर्फ धर्म की बातों में उलझा रखा है, क्योंकि आप उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी आपको टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए नहीं दिखेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम जहां आज है उससे पहले 5 साल पहले जहां थे वहां से नीचे आ चुके हैं अभी, और अगले 5 साल में यही हाल रहा तो हम सिर्फ नीचे जाएंगे। अमेरिका का सिर्फ एक आदमी एलन मस्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, हमारा अडानी सिर्फ सरकार से 1-1 रुपए में जमीन लेकर के और पैसे बना रहा है, और उसी बांग्लादेश को जमीन दे रहा है जिस बांग्लादेश से दुनिया को शिकायत है। हम कर क्या रहे भाई? हमारा कोई विजन नहीं है। लोग कहते हैं मोदी वाज विजनरी, मोदी वाज विजनरी, खाली मोदी जी का विजन बीजेपी पार्टी को लेकर के है, नथिंग एल्स। देश को लेकर के विजन, युवाओं को लेकर के विजन, टेक्नोलॉजी को लेकर के विजन, देश के जो लड़ने की ताकत है बाकी के देशों से उसको लेकर के विजन है ही नहीं कुछ, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। कभी बाबूजी विदेशी दौरे पे है तो कभी बाबूजी किसी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उसका तांडव हो रहा है, दर्शन कराओ चुपचाप, आगे फिर अपने काम पे लग जाओ। लेकिन नहीं, उसकी बारात निकलती है, जो एक बारात हुई वो तो संभली नहीं, मजा आ रहा है सब बारात निकलवाने में, खून खोला पड़ा मेरा।
लंबी लिस्ट है कैंसिल शिफ्ट की जो आपने देखी, और री एग्जाम की बात, जबकि कुछ बच्चों को री एग्जाम की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं रिजल्ट की बात पे। रिजल्ट की बात पे पहला ये था कि प्री का रिजल्ट आया तो पहले आती है टेंटेटिव आंसर की। यार टेंटेटिव डेट हो सकती है, आजकल शादियों की डेट 5-5 साल 5-5 महीने पहले आ जाती है कि नवंबर में इनकी शादी है। सोचिए तुम्हारा, और एक ही नहीं, आपकी रिश्तेदारी में अगर 100 लोग हैं, 50 शादियां हो रही है, सबकी डेट पहले आ जाएंगी। यहां इनका अलग नौटंकी चलता है। 2 दिन पहले इनके सेंटर फाइनल होते हैं, 2 दिन पहले सेंटर फाइनल होंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड पे सेंटर चेंज हो जाएगा। पहले ये टेंटेटिव आंसर की निकालेंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे कौन सा सवाल गलत है, बच्चा बताएगा, फिर कहेंगे चेंज कर देंगे। और उसमें इतना घपला है कि बच्चा खुद परेशान है, जो सवाल उसका पहले सही था वो बाद में गलत हो जाता है, जो पहले गलत था वो बाद में सही हो जाता है। यानी एसएससी जैसी संस्था जो कि कई लाख लोगों का एग्जाम करा रही है, वो ना सही सवाल बना पा रही है, ना सही आंसर की बना पा रही है, ना सही रिजल्ट बना पा रही है। तो ये एसएससी है किस लिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, सिर्फ लोगों का भविष्य बर्बाद करने के लिए? बताओ। अब ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पे भी डाला इसको। ऐसे कई सारे बच्चे हैं और हमने चेयरमैन साहब को भी इन सबका डेटा भेजा। तो आप सोचिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब हमने ये डेटा भेजा उनको, तो उसमें से एक बच्चे का एडमिट कार्ड जारी हो गया मेंस का, जबकि उसका प्री की लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। और ऐसे एक नहीं कई बच्चे। आप देखिए इस बच्चे को, ये इस बच्चे का नाम है कसवाकर देवत हितेश भाई, मतलब ये इसका कैसा नाम है, हितेश भाई शायद इसको मोहल्ले में लड़के कहते होंगे, गुजरात का है। अब ये बच्चा कितने नंबर लेके आया आप खुद देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो 125 इसका रॉय स्कोर है, और नॉर्मलाइज होकर ये स्कोर इसका 115.02 हो गया। इसकी कैटेगरी है एससी, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ है नीचे, आप देखेंगे 114, यानी 114 पॉइंट समथिंग कट ऑफ है, और ये 115 पॉइंट समथिंग नंबर लेके आए। जब आप इसका रोल नंबर इस लिस्ट में डालेंगे, उसी लिस्ट में डाला है, तो इसका रोल नंबर यहां नहीं आ रहा, यानी कि सेलेक्ट नहीं है। इसका रीजन बता सकते हो गोपाल भाई, आप बता सकते हो कि अगर ये कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाया, आप कह रहे हो हमने 114 से ऊपर वालों को लिया है और ये 115 लाया, तो आपने इसको क्यों नहीं लिया है? क्या वजह हो सकती है कि इसका नंबर नहीं है? चलिए हम मान लेते हैं एक आध बच्चा कोई ऐसा होगा। उसके बाद एक ये बच्चा है, इस बच्चे का नाम है विनोद कुमार, और इस बच्चे के मार्क्स कितने थे? 115 पॉइंट समथिंग, और ये 114 कट ऑफ थी। इसके बाद इसका नाम नहीं है। अभी इसका आगे एडमिट कार्ड, अभी भी इसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब आप देखना, एक बच्चा है ये फेल्ड है, कट ऑफ नॉट, वो लगाया आपने नहीं, आगे इसमें तो नहीं है आपका, ये तो नहीं है, वो लगाया नहीं शायद, आप भूल गए, ये है, ठीक है। अब आप देखिए एक बच्चा, ये बच्चा है, इसके मार्क्स कितने हैं? 129। ये किस कैटेगरी का है? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी थी? 127। 127 कट ऑफ थी, इसके नंबर आए 129। जब आप इसका लिस्ट में नाम चेक करेंगे रोल नंबर, तो कहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, मना कर देगा सिस्टम कि ये सेलेक्ट नहीं है, जबकि ये सेलेक्ट है। अब अगर ये सेलेक्ट नहीं था, यही बच्चा है 129। अब आप मेंस का देखोगे, मेंस का है, अब आप देखो तो इसका मेंस का एडमिट कार्ड आ रहा है। आप देख रहे हो इनका हाल क्या है कि ये बच्चा सेलेक्टेड नहीं है, लिस्ट में कहीं नाम नहीं है इसका, उसके बावजूद अब इसका मेंस का एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गया। यानी एग्जाम डेट भी आ गई, 18 तारीख को इसका टेस्ट है और 19 तारीख को इसका सीबीए एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। यानी आप देख रहे हो कितने बड़े झोले। 2 बच्चे जो ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर नंबर लेके आ रहे थे, वो सिलेक्टेड नहीं है, उनका अभी तक भी कोई जवाब एसएससी की तरफ से नहीं आया है कि इनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, और पेपर लगभग 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आ गई, आपने देखा कि भाई प्री का रिजल्ट आया, पहले टेंटेटिव आंसर की, मेन से 8 दिन पहले फाइनल आंसर की, जानबूझ के 8 दिन पहले दी, और जैसे ही आंसर की आई तो बच्चों के इशू कि एक तो लिस्ट में नाम नहीं है जबकि कट ऑफ से ऊपर नंबर है, एक बच्चा जिसके कट ऑफ से ऊपर नंबर थे, लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन उसका एडमिट कार्ड आ गया। इशू नंबर 2 ये है कि 14 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ है, उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है, अगर आप देखेंगे तो इनका नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूले की 5 पेज की पीडीएफ है। मैंने वो पीडीएफ एआई से लेकर के खुद एनालिसिस कर लिया, आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं, उनसे भी वेरीफाई करा लिया। मैंने कहा कि इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के हिसाब से आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक शिफ्ट के 2 बच्चे जिनके सेम मार्क्स हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक के मार्क्स बढ़ जाए, एक के घट जाए? उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, जबकि उन्होंने एक लूपहोल और बताया कि एसएससी को नॉर्मलाइजेशन में इंटरपोलेशन डालने की जरूरत नहीं थी, इससे काफी बच्चों का नुकसान हुआ होगा इनके नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में। चलिए उसको छोड़ देते हैं जो डाला, बट आप देखिए 14, इतनी लंबी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास इतने पेजेस की, जिसमें सारे बच्चे 14 अक्टूबर की 12 से 1 की शिफ्ट के। अब आप इनके मार्क्स देखिए किस तरीके से कम ज्यादा हो रहे हैं। हाँ पीडीएफ भी दिखाऊंगा। जैसे आप देखेंगे ये एक बच्चा है, 125 रॉय स्कोर है इसका, आप सिलेक्ट डालो, अच्छा उससे क्या फर्क पड़ेगा, 125 रॉय स्कोर है और इसके मार्क्स कितने हो गए? 115, यानी 10 मार्क्स कम हो गए। ये 14 अक्टूबर की सारी शिफ्ट है, विनोद कुमार इसका नाम है। आप समझना, आप सेम शिफ्ट, ये देखो लिखा भी है हमने कि सीजीएल 2025 टियर 1 रिजल्ट, सेम शिफ्ट, सेम रॉ मार्क्स, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन इन 14 अक्टूबर शिफ्ट। हमारे पास जो डेटा है वो 14 अक्टूबर का है। आप सोच रहे होंगे वो क्यों है? क्योंकि 14 अक्टूबर वाले कोर्ट गए हुए हैं यही पूछने के लिए कि हमारा री एग्जाम क्यों कराया, इसलिए हमारी उन बच्चों से बातचीत है और उनका हमारे पास डेटा है। तो 10 दिन में मेंस और कैंडिडेट को पता ही नहीं चल रहा है कि उसे फेल क्यों कर दिया गया। आप देखो एक ही बच्चा है, ऋतुपाल पॉल, इसके 120 नंबर है, नॉर्मलाइज होके कितने हो गए? 107 हो गए। पानी पी लो थोड़ा सा, बच्चे कह रहे पानी पी लो। पानी क्या पीऊं, पानी ना पिला दिया मैंने तो, देखना बहुत बात है। आप सोच रहे हो कि वीडियो नहीं बनाते, आपको पता है लास्ट हियरिंग में जज साहब ने बोला कि वो पिटिशनर्स की जांच करेंगे, वो पिटिशनर्स की जांच करेंगे। यानी कि आज अगर कोई न्यायालय में हाथ जोड़ के न्याय मांगने जाता है, आप कहते हैं कि जो न्याय मांगने आया आप उसकी जांच करेंगे कि उसके पीछे किसका हाथ है। एक एसएससी का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या बिना किसी हाथ की ताकत रखता है? वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा पाएगा, उसको सपोर्ट तो चाहिए किसी ना किसी का। और न्यायालय में यह कह दिया जाना कि इसकी जांच होगी पिटिशनर की, तो बच्चा वैसे डर जाता है। फिर आप कहते हो कि आप वीडियो बनाने नहीं आते, और मैं वीडियो बना के भी चिल्लाऊं भाई ये हो गया वो हो गया, इसलिए मैं शांत बैठता हूं। देखो भाई ध्यान से, ये एक बच्चा है, 120 इसका रॉय स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर इसका 107, सेम शिफ्ट का एक और बच्चा है रॉय, इसका 120 रॉय है, और इसका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है भाई दिख नहीं रहा?
113, यानी इसके कितने मार्क्स आपने घटा दिए? 13। सेम वाले के तो नहीं घटने चाहिए थे ना। ये हमारे पास अलग से भी है ना पूरे डेटा की लिस्ट, ये है ना, यही है। 25 रिजल्ट है प्री के। 111 के कितने हो गए? 109। 114 के 112 आपने सीक्वेंस में क्यों नहीं लगाए? 115 के 113 ये सीक्वेंस में कहां? 115 116 आ गया। फिर आप कह रहे हो मैंने बहुत अच्छे से डेटा बनाया है, खाक बनाया अच्छे से डेटा। ये अच्छे से डेटा बनाना कहते हैं इसको। देखो भाई, ये 120 थे 107 हो गए, ये 120 थे 113 हो गए, सेम स्कोर है। आप इधर देखेंगे इंक्रीज। ये एक बच्चा है, चिंता नाम है इसका, इसको किसी बात की चिंता नहीं क्योंकि इसका क्लियर हो गया है। कैसे? 118 रॉ स्कोर लाया था, ऐसे बनता है, आप देख रहे हो 118 और ये इंक्रीज होकर कितना हो गया? 123, सेम स्कोर है। ये बच्चा फेल हो गया रॉय वाला, इसके 120 थे और 113 हो गए, यानी 7 नंबर कम हो गए इसके। ये देखिए कम नंबर लाया, सेम शिफ्ट सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन कुड़ी वहीं खड़ी है, लेकिन इसके साथ नुकसान हो गया। अब आप देखेंगे कि ये बच्चा है 124.5 लाया रॉ, नॉर्मलाइज कितना हो गया? 127। ये 124.5 लाया 131 हो गया। ये आप कैसे कर सकते? ये 124.5 लाया 122 हो गया। भाई आप अपने मन से मार्क्स देते हो क्या? आपको अपने ताऊ के लड़के को भर्ती करना है, इसलिए आप बच्चों के मार्क्स किधर से भी किधर कर दोगे क्या? मजाक चल रहा है? एक बच्चा 2 साल 3 साल लगा के अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को तैयारी में झोंकता है और तुम उसे कहां झोंक देते हो? तिलंडे में। भाई सच में एसएससी ने मजाक बना दिया है। वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें जिनका प्री निकल गया है, चुपचाप जाके तैयारी करें और अच्छे से पेपर देके आए। जिन बच्चों के साथ गद्दारी करी है गोपू भाई ने, वो मैं निपटा लूंगा, उसे मैं देख लूंगा, उनको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल भी इफेक्ट ना आने दे। हो सकता है आज ये विक्टिम है, कल को आप भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 126 लाया ये बच्चा रॉ स्कोर, देखो पलाश भाई, इसके 126.12 हो गए, ये 126 लाया, इसके 121 हो गए, ये 126 लाया 115 हो गए। मैं एक बात आपसे बस पूछना चाहता हूं, अगर एसएससी और एसएससी चेयरमैन दूध के धुले हैं तो क्यों तो चेयरमैन दर दर भटक के बार बार मीडिया पे बयानबाजी करके सफाई दे रहे थे? अगर उनकी मनसा सही है तो इस बात को भी छोड़ते हैं। अगर उनकी मनसा ठीक है तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी क्यों खत्म कर दी? आपने देखा उन्होंने बोला आप आंसर की शेयर नहीं कर सकते ताकि पता चल जाए कौन सा सवाल गलत और कौन सा सही है, टीचर से ना पूछ पाए बच्चा। यहां से पता चलता है कि आपकी मनसा ठीक नहीं है, आप अपनी कमियों को सुधारना नहीं दबाना चाहते हैं। बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएंगे। आज सास ससुर बहू को नहीं दबा पा रहे, बहुत दिनों तक तांडव करती है। कुछ एक सालों में मैं बता दूं चेयरमैन साहब, सबका पाप का घड़ा भरता है। शिशुपाल का भी भरा था और भगवान श्री कृष्ण ने निपटाया था अच्छे से। मैं बता दूं, हल्के में मत लेना, जो भी पाप करेगा सबका घड़ा भरेगा। इन बच्चों की बद्दुआएं छलनी कर देंगी दिल आत्मा सबको, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, अगर आपको हल्के में लग रहा है तो। अगर आपकी मनसा ठीक थी तो लास्ट ईयर आप डेट ऑफ बर्थ देते थे और हमने डेट ऑफ बर्थ से ये पकड़ लिया था कि आपने ओवरेज बच्चों को सिलेक्ट किया है। इस बार आपने क्यों हटा दी डेट ऑफ बर्थ? अगर आपका दिल साफ है तो। जिनका दिल साफ होता है ना लड़कों का, वो अपनी महिला मित्र को यूं फोन फेंक के मार देते हैं बिना पासवर्ड के, चेक कर ले। और जिनका नहीं होता वो फोन को ऐसे उल्टा करके रखते हैं रेस्टोरेंट में भी, ताकि दिख ना जाए किसी की कॉल आ रही है। ये होता है दिल साफ होने में। कहां भाग रहे हो? कराओ, तेज आइए तो बताओ। अगर आपका दिल साफ है तो आप डेटा को क्यों छुपा रहे हो? आपके क्वेश्चन कोई नहीं शेयर कर सकता, जैसे आप कितने हसीन सवाल बनाते हो, 100 सवाल आपसे ठीक बनते नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके मन में पाप है, आप पापी हैं। ये देखिए 136 रॉ स्कोर 134 हो गया, 136 रॉ स्कोर 128 हो गया। एक बच्चे के साथ होता समझ में आता है, हर पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है। 136 135 हो गया, कब क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। वही बहू बन जा रही है, वही सास बन जा रही है, वही ननद बन जा रही है, पता ही नहीं चल रहा सिस्टम में हो क्या रहा है। ये एक बच्चा है 138 लेके आया 143 हो गया, क्लियर कर गया, इसके घर पे प्रसाद बट रहा है। एक ये बच्चा है 142 लेके आया सेम शिफ्ट में, 142, सोचो सेम शिफ्ट सेम रॉ मार्क्स, 142 के बाद 134 हो गए, फेल कर गया बेचारा। माता में इसके घर में या तो इन्होंने क्या किया एसएससी वालों ने कि जो ये री एग्जाम कराया है, या तो इन्होंने उसी शिफ्ट को मान लिया जिस शिफ्ट का ही बच्चा था। फिर भी गलत है, आप गलत हो। इन बच्चों को तो न्याय मिलेगा और मैं दिला के रहूंगा। और जो ये आपने ओवरेज का तांडव मचाया वो दिखाता हूं आपको। आपको याद होगा लास्ट ईयर पलाश अग्रवाल थे, जो भाई सारी पोस्ट जो 27 साल की उम्र तक है उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, केवल 32 साल तक के लिए एलिजिबल थे। लेकिन ये वो कट ऑफ नहीं निकाल पाई, 32 साल वाली जो होती है वो ज्यादा रहती है थोड़ी सी, इस साल भी ज्यादा है जेएसओ की। इसका मतलब है अब ये किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट फिर भी इनको उस लिस्ट में डाल दिया गया जिसमें 27 साल वाले बच्चे थे। तो उससे किसी ऐसे बच्चे का हक मर गया जो 27 साल तक की उम्र रखता था। इस बार भी सेम हुआ है भाई। हमने पिछले साल कितना तांडव मचाया कि आप एज का फिल्टर नहीं लगाते, एज का फिल्टर नहीं लगाते। यहाँ 14 साल की लड़की 17 फिल्टर लगा के 23 फोटो अपलोड इंस्टाग्राम पे कर सकती है, और एसएससी में इतनी सरकारी सुविधाओं और पैसे के बावजूद भी इनसे एज का फिल्टर नहीं लगता। लानत है एसएससी पे और एसएससी चेयरमैन पे कि तुम एज का फिल्टर नहीं लगा पा रहे हो। लास्ट ईयर सेम चीज हुई, उसके बावजूद भी इस साल नहीं लगाया। दिखाता हूं आपको, ये बच्चा है, ये बच्चे की जो उम्र है वो निकल चुकी है। ये एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है। आई थिंक इसको 3 साल का क्या मिलता है? एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद क्या हुआ, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है दे रखी है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ कहां है, कहीं है डेट ऑफ बर्थ, यही है 1991, यानी कितने साल का हो गया? लगभग 34 साल का हो गया। अगर मैं मानूं इसको एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी शायद 2 साल का मिलता है। ये जेएसओ के लिए एलिजिबल था, बट इसकी जेएसओ की कट ऑफ नहीं निकली है, लेकिन इसका रोल नंबर उस लिस्ट में है जिस लिस्ट में वो जो 27 साल वाला जनरल होता है। यानी ये बच्चा ओवरेज है, ये इसका खुद का कहना है, एफिडेविट पे लिख के भी देगा ये। यानी आप ये बताओ, ये तो हम एक बच्चा पकड़ पाए हैं डीओबी, एक बच्चा हम ऐसा पकड़ पाए हैं जिसने खुद हमें बताया कि जी मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, फिर भी मुझे उस लिस्ट में डाल दिया गया जिस लिस्ट में लास्ट ईयर पलाश भाई को डाल दिया गया था। और पिछली बार सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, तो हमने ऐसे 800 लोगों को रिकॉग्नाइज किया था। बाद में एसएससी ने माना और पूरा रिजल्ट रिवाइज किया था। आपको पता है ऐड किए थे लोग, इस साल भी इन्होंने सेम कर दिया। बार बार इनको जाके कोर्ट में याद दिलाएं, गांठें तोड़ दूंगा मैं बता रहा हूं, ग्रीस बचेगा नहीं गांठों में।
ऐसी गोलियां फिट करूंगा। यार मजाक बना के रख दिया आपने, हद मचा दिया आपने। यहां एक बच्चे के पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जा रहे हैं। मोड़ पे एक लड़ाई है, तैयारी के दौरान गरीबी से लड़ना, बेरोजगारी से लड़ना, समाज के तानों से लड़ना, रिश्तेदारों के तानों से लड़ना है। माँ बाप कहते हैं बेटा उम्र निकली जा रही है, आगे के बाल उड़ गए, दांत में सनसनाहट होती है कि कब नौकरी लगेगी और कब जीवन सुधरेगा। हम तो कह रहे हैं बंद कर दो सब सिस्टम, मत निकालो वैकेंसी। सारे नेता पढ़े लिखे चला लेंगे सिस्टम। एक आदमी को प्रोटोकॉल तो पता नहीं है, रेल मंत्री को रेल से मतलब नहीं है, शिक्षा वाले को शिक्षा से मतलब नहीं है, पीएम को अपनी फोटो चमकाने से मतलब नहीं है। सारे राज्यों में बाबूजी की फोटो होनी चाहिए। मैं कांग्रेस से भी विनती करता हूं और बाकी की बची हुई पार्टियों, स्टालिन, अलाना बलाना, टिमका, सब सीएमओ से विनती करता हूं, झारखंड के भाई साहब से भी विनती करता हूं कि पीएम साहब की फोटो अपने राज्यों में भी हर पेट्रोल पंप पे, ममता जी से भी विनती करता हूं कि हर पेट्रोल पंप, हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन पे लगवा दो, तो आपसे उनकी लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। जो उनको हर जगह सरकार बनाने का चस्का लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। सारा ध्यान तो इसी चीज पे कि सारे राज्यों में सरकार कैसे नहीं हो रही, तो अमेरिका के लिए राष्ट्रपति जैसा चुनाव लड़ लीजिए भाई साहब, खत्म कर दीजिए मुख्यमंत्री का कलेसी, क्योंकि आप इसी में लगे रहते हैं। देश और देश के लोगों की चिंता तो आपको है ही नहीं। एक चीज देश में ठीक नहीं हो रही, सिर्फ नीचे जा रही है चीजें। मेट्रो की हालत जो आज से 10 साल पहले ठीक थी, अब उतनी और ठीक नहीं है। क्या लाए हम मेट्रो के बाद? 20 साल आज मेट्रो को लाए हुए हो गए। क्या मेट्रो के बाद हम कुछ एक ऐसी चीज और लेके आए? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, बुलेट छोड़ो, हीरो होंडा ट्रेन ले आते, कोई मतलब ही नहीं है। और चेयरमैन को एक ही चीज आती है, गोमती गेम चले। ऐसा गेम चलाऊंगा ना भाई साहब कि आप लूडो की एबीसीडी और एक से लेकर छक्का भूल जाओगे। आपने सच में मजाक बना दिया है। आपको यह पता है कि आप सरकार के एक लेटर पे चुने हुए आदमी हो, और यहां जितने लोग भी बच्चों के साथ खड़े हैं ना, उनको बच्चों ने बनाया, लाखों बच्चों ने बनाया है। अगर सब अपनी पे आके तो, अगर आपको अभी भी लगता है ना कि ये लोग बिना कोर्ट जाए आप कुछ सुधार कर सकते हो, तो अपनी गलती मान के सुधार करो। ओवरेज बच्चे जितने भी लिए उन 600-700 को हटाओ और इनकी जगह नए 600-700 लोग जोड़ो। उससे क्या होगा, जो लड़के बॉर्डर लाइन पे हैं, 0.2 से रह गए, 0.1 से रह गए, हमने उन सबके लिए एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है ताकि लास्ट ईयर की तरह भसड़ ना हो। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं कि बॉर्डर लाइन पे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम उनको मेंस के एग्जाम में बिठवा पाए। पूरी कोशिश होगी, हम जीजान लगा देंगे इन 7 दिनों में। हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमें पढ़ाना भी है, ये सब चीजें भी देखनी है। और जितने भी बच्चे कट ऑफ से ऊपर हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें, उनको मौका मिलेगा। चाहे वो घर बैठ के अकेला एक बच्चा पेपर देगा, इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ, लेकिन सबको मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है केवल वही लोग भरें जो 0.9 तक पीछे हैं, सब नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एक कौन सा रिजल्ट पेंडिंग है, फेज एक्स का तो पेंडिंग है एक, जो हाँ मुझे दिखाना एक बार मेरा मोबाइल। एक आपको बताता हूं, एक रिजल्ट, ये मेरा मोबाइल नहीं है, मेल क्या, कोई बात नहीं, मेल नहीं, मैं पढ़ देता हूं आपको। एक रिजल्ट के लिए मैं चेयरमैन साहब को भी कई बार मैसेज डाल चुका। आप देखेंगे एक वीडियो है, मेल किया आपने, हम मेल ही कर दो इसको, मुझे मेल कर देना भाई, पीपीटी मैंने भेज दिया। ठीक है, चलो मैं आपको और दिखाता हूं भी, और इनकी कुछ कमी, जो जरूरी बातें हैं कि अगर चेयरमैन तक ये वीडियो पहुंचे कम से कम। अब देखो, हमें तो पढ़ाना भी पड़ता है, सुबह नंबर सिस्टम पढ़ा के फ्री हुए, शाम को प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। आप ये देखेंगे पीपीटी, तो इस पीपीटी में ये रिजल्ट, कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं ये लोग करा के भूल जाते हैं। ये एग्जाम हुआ था 2023 में, इसका नोटिफिकेशन निकला था, और जून जुलाई 2023 में पेपर हुआ था। सिविल मोटर ड्राइवर का पेपर हुआ था भाई साहब। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये भर्तियां बैकडोर से चुपचाप कर ली हैं। आज तक इसका रिजल्ट नहीं निकला है, आज तक इसका रिजल्ट नहीं निकला। पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक इसका रिजल्ट नहीं निकला। ये क्या कह देते हैं, डेट ऑफ डीवी वेन्यू तक करा लिया। कब करा लिया डीवी? फरवरी को करा लिया था, फरवरी को, यानी अब दूसरी फरवरी आ रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के 4437 लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनकी भैंस को भोपाल ले जाओ। कब निकालोगे भाई इनका रिजल्ट, कब निकालोगे? और ये क्या कह देते हैं, हाँ ये देखो, ये आप देखो, फेज 11 के पोस्ट कोड इतने, नोटिफिकेशन 2023, परीक्षा जून इतने, पूर्ण फाइनल रिजल्ट 2 साल 10 महीने बाद भी लंबित है। जीमेल, ट्वीट, पत्र ऑफलाइन भेज दिए, बार-बार एसएससी पूछताछ, कार्यालय भी गए, अभी तक निराशा ही हाथ लगी। प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी देरी क्यों हो रही है? बताओ भाई, रिजल्ट निकाल के चेयरमैन साहब कब बताओगे? हैं? बच्चा यही करता है, पहले पेपर के लिए लड़ाई करे कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ जाए तो रिजल्ट के लिए लड़े, एडमिट कार्ड के लिए लड़े, फिर तुम रिजल्ट नहीं निकालोगे, रिजल्ट निकाल दोगे तो उसमें घपले निकालोगे, फिर तुम्हारा एक ही डायलॉग, गोमती गेम चले। सिर्फ पूरे साल चेयरमैन साहब ने गोमती गेम चले के अलावा कुछ किया ही नहीं। ओवरेज वाला इशू हमने बता दिया, रिमोट एक्सेस वाला एसएससी खुद मानती है कि रिमोट एक्सेस हो रहा है। अब एक सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है, बोनस। आप देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो उनको बताइएगा कि 100 नंबर का पेपर था, और 100 नंबर के पेपर में एक पेपर में मैं मान सकता हूं गलती हो गई। इन्होंने क्या बताया है कि हमारे जो पेपर है वो अलग अलग लोग बनाते हैं। एक पेपर मिस्टर पॉलास ने बनाया, एक पेपर भाई साहब उदय जी ने बनाया, एक नताशा ने बनाया, एक ऋचा ने बनाया, एक पांडे ने बनाया, एक मैंने बनाया। यानी भी ऑल आर गोबर गणेश, कोई एक आदमी ऐसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, जिसमें 0 बोनस है। इससे क्या पता लगता है कि इनको सबको बोल दिया गया है कि आप 6 12, ये मैं हो सकता हूं, आप नहीं, 6 12 6 8 2 4 10 10 6। आपको लगता है इनको एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि इतने सवाल बोनस करना? ये जानबूझ के नहीं बोनस किए जा रहे, क्या मतलब है आप बताओ? एक एक शिफ्ट में 100 में 12 सवाल तुमने बोनस पूछ लिए, मैं तो कह रहा हूं 100 के 100 बोनस पूछ लो, एग्जाम करा क्यों रहे हो? उनका डेट ऑफ बर्थ निकलवाओ, एक पंडित को बिठाओ हमारे जैसे को, और वो मूलांक से बता देगा कि ये लड़का नौकरी करने लायक है या नहीं। कुंडली देख के बता देंगे हम। तो इतनी भसड़ पालनी क्यों है? तुम 100 में 12 सवाल और बोनस भी देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल पेपर में आया है, आए भाई गणित की किताब, ये सवाल में एसएससी कह रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट एंड कंसिक्वेंसेस रिव्यू बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कार्डेड। मतलब पहली बात तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्शन रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट रीजन कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन भेजा,
और फिर आपने रिव्यू करवाया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया गया और इसके मार्क्स सबको दे दिए गए। मैं ये पूछना एसएससी और एसएससी चेयरमैन दोनों से चाहता हूं कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो कई बार पढ़ा भाई, मुझसे गलती हो गई हो कि द प्रोडक्शन ऑफ बॉटल बढ़ गया 16,000 से 26,000 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि दर बताओ क्या होगी, आप भी मुझे बताना। मैंने तो सिंपली कुछ नहीं किया, 0 से 0 काट दी सारी, ठीक है, 16 से 26 हो गया भाई, 16 का अंडर रूट लिया तो 4 आ गया, 26 का लिया तो लगभग 5.09, तो मैंने देखा कि कितना बढ़ गया, आपने कहा 1.09, 4 पे बढ़ा है, 100 पे कितना बढ़ेगा, 25 से गुणा कर लिया, आ गया 27.47%। अब ये 27.47% अगर ऑप्शन में था तो ये सवाल किस एंगल से बोनस किया गया, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सवाल किस एंगल से। और ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको बोनस किया गया, ऐसे तमाम सवाल हैं। और भाई आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके क्या कर रहे हैं, अब एक घास छीलते हैं क्या, वो किस बात के एक्सपर्ट है, पहले बात तो उनके नाम के आगे से एक्सपर्ट हटाओ, ये एक्सपर्ट है जिनसे 2-2 पैसे के सवाल सही नहीं बनते और आंसर सही नहीं निकलते, ये एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब भी पता है क्या होता है एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है, कमाल हो गया भाई। कैसे कैसे लोगों को आपने एक्सपर्ट रखा है जो खुद कभी एग्जाम नहीं निकाल पाए, कोई ऐसे लोगों को, ऐसे लोग एसएससी में पढ़ाने के लिए ठीक है, उनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मत रखिए। अब एक बच्चा करे क्या, अब इन सवालों के लिए आप कोर्ट जाते रहिए, कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है एक कमेटी बनेगी, साल भर का खेल चलेगा। आपने देखा होगा अभी कितनी पीआईएल चल रही है, टेंडर प्रोसेस पे पीआईएल चल रही है, निखिल कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पीआईएल चल रही है, क्या हो रहा है अभी कोर्ट में, एक महीने की डेटा लग जाती है। एसएससी कोई रिपोर्ट भी दे रहा है तो वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हमें नहीं मिलती कि वो क्या बता रहा है जज साहब को, वो ये कहता है कि आप अगर अकेले में पूछना चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, क्या है ये, कैसा खेल है भाई, क्या है, सेंसर बोर्ड है क्या कोर्ट कि अकेले में देखोगे आप, सबके सामने बताओ आपने कहां गलती की और नहीं की। अभी भी एक सबसे बड़ा इशू क्या है, मैंने आपसे एक चीज और मांगी थी, आप लोग सही टाइम पे दे नहीं पाते, मुझे वो प्रूफ चाहिए जो एक बच्चा जिसका पेपर 18 तारीख को है, 18 तारीख को उसका पेपर है गोरखपुर, यानी टाइपिंग टेस्ट गोरखपुर है उसका, जो स्क्रीन टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट है, और 19 तारीख को उसका जो पेपर है वो यहां से 230 किलोमीटर दूर है। यानी ऐसा भी कुछ बच्चों के साथ हुआ है कि उनका 18 और 19 वाले पेपर में 250 किलोमीटर का लगभग गैप है। यार एक मेंस का पेपर जो उसकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा, वो इस ट्रॉमा में कैसे देगा कि यहां से ठंड में स्किल टेस्ट देके मोजा सॉक्स पहन के भाग रहा है 19 तारीख का पेपर देने, ये क्या तरीका है भाई। और अगर आपने 18 तारीख को इस बार स्किल टेस्ट दे दिया तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस टेस्ट में फेल कर जाएंगे, उनको खुद ही लगेगा कि मैं फेल कर गया, जब फेल कर जाएंगे तो वो 19 देने नहीं जाएंगे। और आपके पास हर बार का डेटा भी रहता है कि 10% लोग या 12% या 5% लोग फेल कर जाते हैं, तो आपको मेंस में बिठाने के लिए ज्यादा लोग नहीं लेने चाहिए थे, नहीं। अगर आपको स्किल टेस्ट पहले ही कराना है तो थोड़े ज्यादा लोग ले लेते। गला पड़वा दिया यार इन्होंने चीख चीख के। हर एग्जाम का ये हाल है, सड़क बनाने में घोटाले हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं ये मानता हूं, मुझे एक ही चीज से प्रॉब्लम है, इस सरकार और आयोगों की मंशा से प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो कोई भी करप्ट आदमी जब इस सरकार का हिस्सा बन जाए, इस पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है। आपने कभी ऐसा करा कि अपनी पार्टी के लोग में से किसी को आपने पकड़ा हो इतने 14 साल में कि आपकी पार्टी में सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं? कोई तो ऐसा होगा जिसने करप्शन किया हो और आपने उसे जेल भेजा हो, है कोई एक आदमी या नहीं? इसीलिए मुझे आपकी मंशा पे शक है कि आपकी मंशा खराब है, आप लोगों का सिर्फ भविष्य बर्बाद कर रहे हो, कोई विजन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। आप विदेश से दौरे करके लौटो तो आपके पास इस देश को देने के लिए कोई सौगात नहीं होती है, यशस्वी साहब, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा लग रहा है इस देश ने आपको आपके शौक पूरे करने के लिए चुना है। बुढ़ापे में नहीं होता, माँ बाप उम्मीद रखते हैं बच्चे से कि हमें 4 धाम की यात्रा कराएंगे, सिर्फ आपको हमने इसीलिए चुना है कि आप हमारे टैक्स के पैसे पे अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जी सको, और वही कर रहे हो आप। कोई ऐसा शौक नहीं है आपका जो छूटा हो। इतना सब एक नेशनल मुद्दा बन गया एसएससी, उसके बाद एसएससी की ये हालत है, कोई सुधार नहीं सिस्टम में। और जितने सुधार हुए भी, मैं मान लूं कि आपने 100 रुपए खत्म करके 50 किया और 50 खत्म करके अब 0 हो गया, क्योंकि अब एक बच्चे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, ये आपने अच्छा किया। सीएचएसएल के एग्जाम में सेंटर्स के इशू नहीं आए, आपने अच्छा किया। लेकिन जो और चीजें आप खराब कर रहे हो वो ज्यादा भारी है अच्छाई पे। क्या आप रिजल्ट में इतने बड़े बड़े ब्लेंडर कर रहे हो, ये चीजें ज्यादा भारी हैं। इतने साल आपको प्रधानमंत्री साहब से मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल आपको मन की बात करते हुए हो गए, क्या उस मन की बात में कभी आपने युवाओं के मन की बात की, उनका दर्द जाना? आज लोग कहते थे आप योग्य नहीं, इस लड़की को कह दिया योग्य नहीं है, लड़की बीए करके आई है, मैंने कहा इसको बीए, हमारा सिस्टम है जो बीए कराता है, बंद कर दो ऐसी बीए को, क्यों चालू कर रखा है आपने? अगर बीए किसी काम की नहीं है तो हमारा इंजीनियर आज ब्लिंकिट का राइडर बना हुआ है, बंद कर दो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज को जो एक नौकरी नहीं दे सकते। अरे नौकरी क्रिएट करना, प्राइवेट सरकारी को गोली मारो। आप मुझे बताओ, राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लोगों को अच्छी शिक्षा मिले किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। यहाँ अभी भी बच्चा केजी नर्सरी यूकेजी में सिर्फ एक चीज सीखता है, और रिश्तेदार भी लड़के को एबीसीडी आई कि नहीं आई, कितनी बड़ी चीज आ गई, लड़के को एबीसीडी आ गई कि नहीं आ गई। हम यहाँ देखते हैं जापान में लड़के को आटा गूंथना सिखाया जा रहा है, पेचकस प्लास देके मोबाइल खोलना सिखाया जा रहा है, सिंगापुर देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। हम कहते जनसंख्या बहुत है हमारी, जनसंख्या तो चाइना की भी, चाइना आगे बढ़ रहा है। विजन होना चाहिए, बहाना करने के लिए तो बहुत बहाने, ये देश बहानेबाजों से ही तो भरा हुआ है। अपनी गलती उस पर डाल दो, उसकी गलती इस पर डाल दो, बात खत्म। यहाँ अपनी गलती कोई मानता कहाँ है? देश की गलत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नहीं लेंगे। ऊपर इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी तो बढ़ेगी क्योंकि यहाँ गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है। हमें इकोनॉमी नहीं भैया, हमें पर कैपिटल इनकम बढ़ी चाहिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। दिल्ली की बहुत तरक्की हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के आसपास के गांव, आसपास के शहर, मेरठ की उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही, बाकी जगह की उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही, गांव के स्कूल स्ट्रक्चर अच्छे क्यों नहीं हो रहे? एक काम क्या लगा दिया साहब, टीचरों को तो इस देश में कुछ समझा ही नहीं जा रहा। चलो हमारी बात छोड़ दो, सरकारी शिक्षकों को नहीं समझा जा रहा। एक वीडियो आई जिसमें एक शिक्षक कुत्ता गिनने पे लगा दिया, कुत्ते गिनेगा। चुनाव आते, चुनाव के काम पे शिक्षकों को लगा देते हो।
आपको पता है, आप जानते हो मिस्टर पांडे कि टीचर 10 से 2 की नौकरी क्यों होती थी? इसलिए होती थी वो 10 से 2 बेहतरीन पढ़ा पाए जब वो घर पे 5 घंटे बैठ के पढ़ेगा। आज मैं शिक्षक को मैं समझता हूं कि 2 घंटे की क्लास लेने के लिए 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ता है। इनको क्या लगा टीचर तो 10 से 2 की नौकरी कर रहा है, खाली है 2 से 5 वोट गिनाएगा। हमारे टीचर को कुछ नहीं समझा जा रहा, उसको अलग अलग काम पे लगा दिया गया है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा जहां टीचर को सम्मान ही नहीं मिल रहा। यह कहा जाता था शिक्षक देश की हड्डी है, शिक्षक अच्छा पढ़ाएगा तो देश आगे जाएगा। अब शिक्षक और कामों में लगा दिया, ना वो खुद पढ़ रहा है ना वो बच्चों को पढ़ा रहा है। लॉजिक बिल्कुल सही है भाई। चमचमाती मार्बल के नीचे की सीमेंट कितनी मजबूत है वो नहीं दिख रही, लोगों को दिख रहा है ऊपर ऊपर से सब सही चल रहा है। अरे मेरा क्या है साहब, झूला लेके चल देंगे एक दिन। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति को देखो और लोगों को देखो, कितना आगे बढ़ने के लिए लोग सोच रहे हैं, किस किस लेवल पे जाने के लिए लोग सोच रहे हैं। हम बिना बात की बातों में उलझे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है तरक्की से, हमें कोई मतलब नहीं है कि लोग अच्छा करें। रख दीजिए भाई, अब करेंगे एक और बात, 2-3 बातें मैं जल्दी से बोल देता हूं। नोट डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, जो लोग भी बॉर्डर लाइन पे कोशिश करेंगे कि उनको मेंस दिलाने का मौका मिले, जी जान लगा देंगे। जो बच्चे कट ऑफ से ऊपर है उनको भी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। इस बार वाले मेंस में नहीं भी बैठ पाए, डेट नहीं लग पाई, आगे बढ़ गई तो उनका दोबारा एसएससी मेंस कराएगी, आप चिंता ना करें। बाकी जिन लोगों का प्री क्वालीफाई हो गया उन सबको मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आप लाइफ में अच्छा करें, आपकी नौकरी इसी साल लगे। बाकी चेयरमैन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो चेयरमैन साहब मैं चाहूंगा कि आप हमारी कोर्ट फीस बार बार क्यों खर्चा कराते हैं, क्यों इन कमियों को नहीं सुधार देते और बता देते कि जी हमने ये 4000 लोगों को और मेंस देने का मौका दिया है और वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, फेज 13 का रिजल्ट कब आएगा ये बता दीजिए, नोटिफिकेशन डाल के एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा ये बता दीजिए। और जो आपने ग्रीवेंस सेल्स रुकी है उसमें कोई ग्रीवेंस तो सुनाई नहीं जा रहा है, कोई दर्द नहीं सुना जा रहा, तो थोड़ा सा रहम खाइए बच्चों पे भी। ठीक है, ये कहकर के पीछे मत जाइए अरे टीचरों का क्या है, फलाना है, ढिमका है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम तो दिल की बात करते हैं, जो हमारे दिल में है वो करते हैं। हमारी शिकायत प्रधानमंत्री जी से खूब है रहेंगी हमेशा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नहीं सोचता, मुझे देश की चिंता है और मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं मैंने बहुत विदेशी यात्राएं नहीं की, बट 5-7 ही की, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा देश कितना खूबसूरत है और मेरे देश के प्रति प्यार हर बार कई गुना बढ़ा। लेकिन एक आदमी जो आए दिन विदेशी यात्रा करता है उसका देश के लिए कोई चिंता नहीं है, उसको नहीं लगता यार दूसरे देश यहां तक पहुंच गए हम क्यों नहीं जा रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप क्यों नहीं हो रहा। बताओ भाई, हमारा सिर्फ एक ही काम है, सब जगह सरकार बना देंगे फिर देखेंगे क्या करना है। अभी मन नहीं भरा क्या लूटने से देश को, और कितना लूटोगे भाई, कुछ पूछ लो तो मुगलों ने ये किया, नेहरू ने ये किया। नेहरू भी ऊपर बैठ के सोच रहा है मैं क्या क्या कराया, तो मुझे भी नहीं पता था। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने 11 साल में क्या किया, इसका हिसाब मांगो मीडिया वालों कि तुमने 11 साल में क्या किया। रख दो मैडम, अब आपको बार बार बताना, रील देखने लगे आप 2 मिनट में।